Law of conservation of linear momentum इसका of system of particles। ठीक है। तो जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल था तो हमने वहां पे एक चीज सीखी थी, एफ नेट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कौन सा वाला एक्सेलरेशन था ये? बोलो। अच्छा चलो चेक करके बताओ जल्दी से। सेंटर ऑफ मास में शुरू किया था ये, दूसरा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ये दोनों चीज बताई थी। लेक्चर यहीं से शुरू किया था सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ये राइट फॉर्मूला है। ठीक है। और वेलोसिटी ये भी सेंटर। ये आप लोग लिखने में कंजूसी करते हैं इसलिए रह जाता है कहीं पॉइंट। बिल्कुल पहला शुरुआती सेंटर ऑफ मास की हमने यहाँ पर की थी, तो फिर बताया था कि हमें सेंटर ऑफ मास निकालना क्यों जरूरी। ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर कहें कि एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, बोलिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। तो चेंज हो नहीं रही है, इसका मतलब तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, तो ये जो है 0, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, या तो 0 या कांस्टेंट। 0 क्यों होगा, चेंज इनिशियली अगर कोई वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की तो वही रहेगी, 0 थोड़ी हो जाएगी। बोलिए। वही रहेगी। तो 0 कब होगा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरा ट्रक है, ठीक है, और ये ट्रक है, इसका सेंटर ऑफ मास मैंने कहीं निकाला, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास मैंने निकाल लिया। ठीक। अगर ये रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अच्छा रेस्ट पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन भी 0 है और वेलोसिटी भी 0। मान लीजिए ट्रक चलने लगा, ये केस 1 हो गया।
केस 2, ये वेलोसिटी v से चलने लगा, वेलोसिटी v से चलने लगा, तो फिर इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। वेलोसिटी से चल रहा है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। बोलिए, ठीक है। तो जब वेलोसिटी v से चल रहा है, इसका मतलब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, इससे चले जा रहा है, एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा। अगर एक्सेलरेशन पैदा होगा, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए। वेलोसिटी v से चल रहा है, चाहे तो लिख लीजिए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास भी तो इसी v वेलोसिटी से चलेगा, फिर इसका सेंटर ऑफ मास भी तो इसके साथ साथ ही चलेगा बॉडी का, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कांस्टेंट, और कितना होगा? वो v से ही चलता रहेगा, ठीक है। चले, हो गया अच्छे से। चलिए, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताइए, क्या ख्याल है? एक सिस्टम है, उसके ऊपर एफ नेट 0 है, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेलोसिटी पर सेंटर ऑफ मास पर लग जाएगी अगर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो क्या आएगा? हाफ m और v सेंटर ऑफ मास का, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 होगी या कुछ वैल्यू रहेगी? वैल्यू रहेगी। वैल्यू रहेगी। वैल्यू रहेगी। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? हाफ m v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास, या कुछ और लिखेंगे? और ये कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इनिशियल और फाइनल इक्वल रहेगी, बीच में डिक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन 0 है ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हाँ जी, बोलो। कांस्टेंट क्या दिमाग में आ रहा, क्यों कांस्टेंट रहेगी? अच्छा, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैंने तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, वो भी कांस्टेंट। हाँ, ये आ गए ना उसी पॉइंट पे फिर से, ठीक है, ओके। चलिए, सब लोग एग्री कर रहे हैं इस बात पे, हैं? चलिए, अब देखिए ध्यान से, ये मेरे 2 चार्ज हैं, मैंने पकड़े हुए हैं और रखे हुए हैं, ठीक है। चार्ज एक Q1 है, एक Q2 है, एक के ऊपर मास M1 का मास M1 है, एक का मास M2 है। चार्ज होगा तो मास भी होगा, नहीं होगा? क्यों होगा? चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कर सकता है एग्जिस्ट? क्योंकि चार्ज का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, वहीं से तो चार्ज मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन होगा तो भी मास होगा, प्रोटॉन होगा तो भी मास होगा, बिना चार्ज के
बिना जो है वो मास के चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, एफ नेट, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है, एफ नेट एक्सटर्नल जो है, चाहे तो लिख लो चाहे मत लिखो, कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। अब बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है। मैंने छोड़ दिया इसको, पहले पकड़ा हुआ था, अब मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस दोनों आर डिस्टेंस पे थे और फिर मैंने छोड़ दिया। अब बताइए क्या होगा इसको, बोलिए। दोनों का मास सेम है, अलग अलग है? सेम मान लो, अलग मान लो, चार्ज सेम मान लो, अलग मान लो, कुछ भी मान लो। तो भाई दोनों चार्ज हैं, प्लस चार्ज है तो रिपल्शन होगा नहीं होगा? तो रिपल्शन होगा तो किधर को जाएंगे? अपोजिट साइड। इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। पहले क्या था, सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए इन दोनों का पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, कहीं बीच में, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, RC लिख देता हूं, ठीक है, ओके। अब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई बाहर से फोर्स लग नहीं रहा है, तो जब बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा नहीं होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहां पर कितनी होगी भाई? यहां पर तो जीरो होगी ना, इसलिए कि शुरू में रेस्ट पे था ना, तो चेंज कैसे होगी? जब कोई फोर्स लगा नहीं तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है नहीं है? कोई फोर्स बाहर से लग नहीं रहा है, ये जो फोर्स लगा है इन दोनों पे रिपल्शन, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी है, तो इंटरनल फोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इंटरनल फोर्स की वजह से ये इधर गया, ये इधर गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी भी इसलिए जीरो, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वो यहीं का यहीं रहेगा, वो यहीं का यहीं रहेगा, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे। बोलो सागर, समझ में आ रही है? चार्जेस दूर जा रहे हैं तो दूर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मान लेता हूं ये 1 है तो इसकी वेलोसिटी v1 नहीं हो जाएगी है, और इसका एक्सेलरेशन a1 हो जाएगा। जीरो से बड़ी है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन हुआ तभी तो वेलोसिटी बढ़ी, और इसकी वेलोसिटी v2 होगी, एक्सेलरेशन a2 होगी। सेंटर ऑफ मास का की वेलोसिटी ये जीरो, इसका एक्सेलरेशन वो भी जीरो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई फिर? काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल मासेस की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके आती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर करके नहीं आती है। इसी बात को सिखाने के लिए मैंने 5 मिनट लिए, बल्कि 10 मिनट। क्लियर हुई बात? हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये लिखिए ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम परफेक्ट ऑर्डर में और परफेक्ट ड्राइंग एंड डिजाइन। तो जब भी किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ मासेस की बात करेंगे, तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि जो फोर्स है एक्सटर्नल,
अगर वो उस सिस्टम पे जीरो है तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो है, ठीक है। और बोलिए उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी, या तो जीरो होगी या कांस्टेंट होगी। रेस्ट में होगा तो जीरो होगी, पहले बॉडी रेस्ट में थी तो जीरो, और अगर मोशन में होगा तो वेलोसिटी जो होगी बॉडी की उसी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा, तो वो वेलोसिटी मेंटेन रखेगा। और ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल। चलिए, वेरी गुड। अब जल्दी से उसका सेंटर ऑफ मास के सारे फॉर्मूले लिख डालिए। Position vector of center of mass, velocity of center of mass, acceleration of center of mass। लिखिए जल्दी, देखो याद है नहीं याद है, बिना देखे लिखिए, कोशिश करिए। Then velocity of center of mass, then velocity of center of mass must be zero। Velocity of center of mass must be zero। तो दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। पहले के बारे में बताइए विद रीजन। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है उसका बताओ। टी फाइनल क्या है, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये पी फाइनल और पी इनिशियल दोनों बराबर कब होंगे, जब ये वाला 4 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो यहां से क्या आ गया, पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल आ गया, नहीं आ गया है? तो यही तो कंडीशन है। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो बताइए आप, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो ये तो अपने आप ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, 0 हो गया। और इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल जिसको आप एफ नेट कह लीजिए वो भी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व। अब ये पूरी बात अपने आप बिना देखे लिखे, क्योंकि आप लोग बता नहीं पाए, आप लोग को आता था लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाए। अब बिना देखे अप्लाई करके इसको सबसे ज्यादा समझ तब सोच रहे हैं निकालने, क्योंकि फोर्स एक्सटर्नल 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी। तो बाहर तो चाहे दौड़े, चाहे बैठ जाए, चाहे लेट जाए, चाहे कूद जाए, कुछ भी करे, फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास कैसे वेलोसिटी गेन कर लेगा, बोलिए। मास तो ट्रैवल किया ना फर्स्ट। तो आपने इसका मतलब वो एग्जाम्पल सही से नहीं देखा था। क्या हुआ था, ट्रेवल हुआ था नहीं हुआ था, सेंटर ऑफ मास हाँ 0 वेलोसिटी थी,
एक्सेलरेशन 0 था क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 था। क्योंकि हमने पॉइंट इंडिविजुअल बॉडीज मूव कर सकती हैं, वो मैंने काम बना किया, उधर करवाया था, इसीलिए एग्जाम्पल दिया था। अलग अलग ले सकते हैं बस। समझ में आया? फिर से पूरा बनाओ और लिखो, क्लियर होनी चाहिए दिमाग में बात बिल्कुल। और डायग्राम ऐसे ही बनाना। ये देखो इधर क्या हुआ है इसके अंदर, इधर देखो सब लोग क्या हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर ये हुआ है कि सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए प्लैंक ने खुद एफर्ट किया है और वो पीछे चला गया है। प्लैंक खुद पीछे चला गया है। समझ में आई बात? हाँ, इसीलिए जब आप किसी प्लैंक पे दौड़ोगे पानी के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, प्लैंक पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दौड़ने और चलने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, अपना वेट, अपना मास दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास को तो शिफ्ट होना नहीं है क्योंकि कोई बाहर से फोर्स लग नहीं रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो बोट है जिसपे आप एक कोने से दूसरे कोने तक चले हैं, तो वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा पीछे की तरफ सरक जाती है। ठीक है, ऐसे ये प्लैंक भी क्या हो जाएगा, ये पीछे की तरफ खिसक जाएगा। ज्यादा बड़ा बन गया तो थोड़ा सा छोटा बना देना। अब ठीक है, दोनों बराबर। कभी पानी में बोट रुकी हुई हो और आप उस पर चलने लगो तो क्या होगा, वो बोट पीछे चलने लगेगी। क्यों चलने लगी? उस पर तो कोई फोर्स लगा नहीं बाहर से। उसने अपने सेंटर ऑफ मास को सेम लोकेशन पे मेंटेन करने के लिए उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, लेकिन फोर्स तो लगा। कहां से वो फोर्स आया? वो फोर्स था इन दोनों के पैरों के बीच का फ्रिक्शन फोर्स। बोलो, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? यार ये तो समझाया था मैंने, जब हम चलते हैं तो बताया था मैंने, हम पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और हमारे मोशन को फ्रिक्शन अपोज करता है तो वो आगे लगता है। ठीक है, हाँ, इसको खड़ा करके आपको करवाया था मैंने, हाँ तुम्हें करवाया था। तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा और हमने जो फोर्स लगाया वो पीछे लगाया। तो ये जो मैंने फोर्स लगाया चलने के लिए पीछे, क्या हो जाएगा, ये इंटरनल फोर्स है, अंदर लगा और अंदर ही खत्म। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे चार्ज के केस में कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, इसने इसके ऊपर लगाया और इसने इसके ऊपर लगाया, तो ये फोर्सेस क्या है, इंटरनल फोर्सेस है। इसने इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाया, ठीक है, और इसने इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लगाया, दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाया। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ वाला। एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लगा। अच्छे से बैठा लो दिमाग में, बस जो कुछ है आज का यही है। चले पक्का? तो सेंटर ऑफ मास क्यों नहीं मूव किया? इसलिए कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। ठीक है, और दूसरी क्या वजह है? इंटरनल फोर्स अपने अपने। और दूसरी क्या वजह है क्यों नहीं मूव किया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी। हाँ, तभी तो वो नहीं मूव किया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखें कॉन्सेप्ट कितना डेवलप हुआ। चलो छोटा ले लेते हैं इस बार। प्लान किश्ती भी बना सकता हूँ पानी वाली, लेकिन उसमें लगेगा टाइम, तो इसलिए हम लोग
ज्यादा ड्राइंग के ऊपर फोकस ना करते हुए इस बार जो है AI की मदद से वो चल रहा है सब freestyle। मैंने क्या किया, इस बार फैज को बैठा दिया, ठीक है। और इस बार प्लैंक v वेलोसिटी से चल रहा है, ओके। और फिर क्या हुआ, ये प्लैंक v वेलोसिटी से चल रहा है, इस पे फैज मियाँ बैठे हुए हैं, इनका मास है m, सेंटर ऑफ मास इधर ही होगा, ओके। अब क्या किया, अब हमने ये किया कि हाँ कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, चलिए, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ये दौड़ करके इधर आ जाए। अब बताइए सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, एक्सटर्नल तो अभी भी 0 है। ब्लैक मूव कर रहा है। यस राइट, एक्सटर्नल फोर्स यानी कुछ ना कुछ है। अगर ये दोनों इनिशियली एट t = 0 पे क्या कर रहे हैं, v से मूव कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, वो भी तो मूव कर रही होगी v से। बोलिए, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस हो गया नहीं हो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कोई लग रहा है, F एक्सटर्नल नहीं लग रहा, 0 है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इसीलिए तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या मान लिया था, 0 मान लिया है, कोई बात नहीं। यहाँ जो फ्रिक्शन है वो बताओ चाहे जरूरी है या उसके बिना भी काम चल सकता है, चल ही नहीं पाएगा, तो वहां पे तो फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन वो फ्रिक्शन जो है यहाँ पर जो लग रहा है वो इंटरनल होगा, ठीक है। और ये वाला अगर फ्रिक्शन लग रहा होता तो ये एक्सटर्नल, ओके। तो ये 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा, 0। तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। इस बार क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इस बार जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका क्या हो जाएगी वेलोसिटी, बोलिए, हाँ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। पोजीशन में क्या चेंज आया क्या नहीं आया वो हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन में डील करेंगे। और कांस्टेंट का मतलब कौन सी वेलोसिटी हो जाएगी, वही जिससे ये मूव कर रहा है पूरा सिस्टम। हो गया, चलिए
अब जल्दी से एक फॉर्मूला जो मैंने शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था वो वाला फॉर्मूला जल्दी चेक करिए। क्या था फॉर्मूला वो? शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बोलिए क्या था फैज? Change in center of mass. चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू M1 del R1 m1 del r1 प्लस m2 del r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। और अगर चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो तो हमने क्या पढ़ा था? बोलिए m1 del r1 इज इक्वल टू m2 del r2। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलिए क्या बोलते हैं? कितनी मरतबा बताया? चेक करिए इसके ऊपर बात। इसको मैंने शुरू में भी बताया जब किया था शुरुआत, और फिर उसके बाद भी एक बार करवाया। हाँ, मोमेंट ऑफ मास। ठीक है। हाँ, और इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई थी। क्या थी? पोजीशन ऑफ एनी मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास into mass of that body। बोलो बेटा, यही बताया था मैंने, हैं? बस यही फॉर्मूला यूज करके अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था वही रिपीट करते हैं। सागर को भगाइए और पोजीशन सेंटर ऑफ मास की ये है। इसकी लेंथ हमने कितनी ली थी? L ली थी। ठीक है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो भी थी, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। मुझे ये बताइए, क्वेश्चन बनाइए फिर लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, when boy moves from point A to point B in the figure, how much distance plank will cover? प्लैंक कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर आने वाले हैं।
हाँ बेटा चलिए अब देखिए, इधर देखिए, जब ये बॉय ए से बी पर आए तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास शुरू में रेस्ट पे था, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी तो सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं रहेगा, उसकी पोजीशन मूव नहीं करेगी। और ये बॉय आ गया चल के इधर, दौड़ के आए, चल के आए, व्हाटएवर। तो सेंटर ऑफ मास को यहीं पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सेंटर ऑफ मास को जिधर बॉय होगा उसके पास जाएगा, तो ये क्या करेगा? प्लैंक को पीछे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट, ठीक है, वही शिफ्ट हमें निकालना था। तो कितना शिफ्ट हुआ? मान लिया मैंने x शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो बताइए तो क्या हो जाएगा? चेंज इन सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? 0। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है? तो लिखिए m1 r1, या शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कह रहा हूं, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ 1 इज इक्वल टू m2 बेटा r2। इसका मास मैं m ले लेता हूं, इसका कैपिटल M ले लेता हूं, ठीक है। तो m एंड कैपिटल M, बताइए क्या रखें जल्दी से? m1 तो मैं मान लेता हूँ स्मॉल m है, बॉय का वेट है। r1 ये कितना इसकी शिफ्ट आई है? ध्यान से देख के बता। 0 मान लेंगे। ये जब A से B गया तो कितना चेंज किया इसने अपनी पोजीशन को? ये जब यहां से चल करके यहां गया तो इसने पोजीशन चेंज की ना, तो कितनी चेंज की? कितनी लेंथ है? L, तो L चला या कुछ और चला है? L, तुम बताओ फैल से। L-X। हाँ बताओ सागर। L-X क्यों? क्योंकि x मतलब जो सेंटर ऑफ मास उसका डिस्टेंस रहा है वो तो एक्स्ट्रा है, और फिर होल तो नहीं चला, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है वहां पे, तो L-X हम ले लेंगे उसके लिए। सोचने वाला पॉइंट है। ये तो इधर से इधर आ रहा था, लेकिन क्या हुआ कि इसको पूरा यहां तक L नहीं चलना पड़ा है, प्लैंक भी तो चल गया नीचे से उसके पैर पे। कितना चल गया? x चल गया। तो उसने टोटल लेंथ कितनी कवर की? L माइनस x। ये बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात समझ में आई? देखने में क्या लग रहा है? उसने तो पूरा प्लेन की लेंथ कवर की है, लेकिन उसने खुद कवर नहीं करी है कोई। क्या हुआ? जब वो चल रहा था तो नीचे से प्लैंक अपने आप खिसक भी रहा है, हाँ, तो उसे कितना चलना पड़ा? उसे L माइनस एक्स चलना पड़ा। उसे L माइनस एक्स चलना पड़ा। क्लियर हुई बात? चलिए, और प्लैंक M2 कितना चला? वो तो x ही चला, ठीक है ना? बस तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बोलिए क्या आएगा? m इंटू एल, और ये इसको इधर ले जाता हूं तो m इंटू एक्स प्लस कैपिटल M इंटू एक्स। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू m बाई m प्लस m इंटू एल। बोलिए यही आएगा। बोलिए ठीक है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस
माइनस एम एक्स वाली टर्म को इधर ले आया तो प्लस हो गई, वही है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट इसी तरीके का? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। एक बच्चा गया था मेले में और उस मेले में बड़े बड़े बैलून नहीं लटके होते हैं, रस्सी से बांध के उसमें गैस वगैरह भर देते हैं, ये वगैरह ऊपर उड़ रहा होता है। तो थोड़ा सा बदमाश किस्म का था वो बच्चा जो था, उसने क्या किया, उसने बैलून को पकड़ा और पकड़ के लटक गया। तो उसके पीछे सागर खड़ा था, एक बदमाश बच्चा वो भी था। उसने क्या किया, ये बैलून जहां बंधा हुआ था वो खोल दिया। अब क्या होगा, ये बैलून चला जाएगा ऊपर, है, और वो लटक गया ऊपर जाकर के 2-3 फ्लोर के बराबर हाइट पे। अब साथ में ठीक है, मास वही ले लीजिए, कैपिटल एम और स्मॉल एम। लेकिन लड़का फिजिक्स पढ़ा हुआ था जबरदस्त में, ठीक है, उसने कहा कि कूदूंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, हैं, तो क्या करूं, बताओ क्या करना चाहिए उसको? तुम भी तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, बताओ क्या करना चाहिए? ऊपर चढ़ना शुरू कर, हाँ, रस्सी से उसने क्या किया, ऊपर चढ़ना शुरू, और उसने सोचा कि अगर मैं इसमें छोटा सा छेद कर दूं, जो मैंने टूथपिक ली है उससे, तो क्या हो जाएगा, इसमें धीरे धीरे हवा निकलेगी तो मैं नीचे आना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, छेद करेगा तो एकदम से नहीं हो जाएगा, निडल से ट्राई करना कभी। ठीक है, ये बड़ा वाला है तो टूथपिक से भी होगा, ठीक है, हाँ, एकदम से नहीं फटेगा। ये वो वाला गुब्बारा नहीं होता है रबड़ वाला फट जाए, ये कपड़े का बना होता है, ठीक है, पॉलिस्टर होता है, ठीक है, हाँ। थीम को समझो क्या समझाना चाहता है, तुम चक्कर में पड़ रहे हो दुनिया भर की। ओके, तो इसने क्या किया, चढ़ना शुरू किया इसमें छेद करने के लिए ताकि नीचे उतर जाए। सपोज इसका कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, वो आप लोग मानते रहिएगा, मैं फिर भी आप लोगों को आसानी के लिए यहाँ पर कर देता हूँ। तो मैंने माना या यहाँ पर होगा मास है, मैं मान लो यहाँ पर है क्योंकि ये वजन ज्यादा है इसका, तो ये x हाइट ऊपर गया, कितना x हाइट ऊपर चला, तो बताओ गुब्बारा ऐसे ही रहेगा या ये भी नीचे आएगा? गुब्बारा भी अपने आप खसक करके नीचे आ जाएगा भाई। समझ में आया? क्यों आएगा चलो ये बताओ। इसलिए आएगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए F एक्सटर्नल क्योंकि 0 है तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा 0, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी 0, क्योंकि शुरू में जब लटका हुआ था तो 0 थी ना, उसके बाद उसने प्लान बनाया ना कि मुझे ये करना चाहिए, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी 0, तो ये सेंटर ऑफ मास इसको तो यहीं रहना है ना,
बोलिए। तो जब इसको यहीं रहना है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास खिसक नहीं जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास को खिसकना नहीं है, तो ऊपर वाले मास को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? तो बैलून कितना नीचे आएगा वो आपको कैलकुलेट करना।